तो अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं, वो इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेगा प्रिंसिपल स्ट्रेस का। तो ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे जिससे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन होगा। ऑब्जेक्टिव तो जितना हमने पढ़ा उससे बन जाएगा, कन्वेंशनली बन जाएंगे सब, कुछ एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देख रहा। तो लिखो जरा क्वेश्चन, आप लिखो। अ सर्कल ऑफ 100 mm डायमीटर, लिखो आप जरा पहले। अ सर्कल ऑफ 100 mm डायमीटर, लिखना है पूरा क्वेश्चन। A circle of 100 mm diameter is drawn on a steel plate. Is drawn on a steel plate. Before application of load. Before application of load. Loading is shown in the figure. Loading is shown in figure. And due to load, circle deform. And due to load, circle deform into an ellipse. Due to load, circle deform into an ellipse. Determine the length of major and minor axis of ellipse. Determine the length of major and minor axis of ellipse. पूरा क्वेश्चन लिखना आपको कॉपी, मेन कॉपी पे। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स। तो ये एक प्लेट दिया हुआ है, इसमें लोडिंग लगाने से पहले सर्कल ड्रॉ किया है ऐसे। बोला है कि लोडिंग के बाद सर्कल ये आपका इलिप्स में कन्वर्ट हो गया, तो उस इलिप्स की मेजर और माइनर एक्सिस को कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन। पॉइजन रेशियो दिया हुआ है, यंग्स मॉडल्स का वैल्यू दिया। अब देखो जरा एक मिनट, इलिप्स क्या होता है? इलिप्स हम ऐसे बनाते हैं इस तरह से, ये इसका मेजर एक्सिस है, ये इसका माइनर एक्सिस है, और बाकी जितना भी एक्सिस होता है लेंथ उसका मेजर और माइनर के बीच में ही होता है। तो ये जो है दैट इज अ मेजर एक्सिस इलिप्स का, और ये जो है दैट इज कॉल्ड द माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस क्या होता है? सबसे ज्यादा लेंथ होता है। माइनर एक्सिस सबसे कम लेंथ होता है। बाकी जितना भी डॉटेड एक्सिस शो किया, बाकी इनका लेंथ इन मेजर और माइनर के बीच में रहता है। तो देखो जरा एक मिनट, यही कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस में होता है। प्रिंसिपल में क्या होता है? एक पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन पास करते हैं। मान लो सिग्मा P1 आपका 10 आ गया, सिग्मा P2 आपका -6 आ गया, जस्ट एग्जांपल। तो सिग्मा P1 10 का मतलब क्या है कि जिस प्लेन पे वो 10 लग रहा होगा उससे ज्यादा नॉर्मल स्ट्रेस और किसी प्लेन पे नहीं होगा। और सिग्मा P2 -6 का मतलब क्या है कि जिस पे -6 लग रहा होगा उससे कम नहीं होगा, मतलब -7 नहीं हो सकता एल्जेब्रिकली, और -8 नहीं हो सकता। तो माइनस, मान लो 10 और -6 था, तो -7 नहीं बन सकता, -5 हो सकता है। मतलब किसी प्लेन, जितने भी प्लेन होंगे सब पे नॉर्मल, इतने इनफाइनाइट प्लेन है, सब पे नॉर्मल स्ट्रेस आपका 10 और -6 के बीच में ही होगा, ये इसका मतलब है। तो सिग्मा P1 10, अब जरा सोचो जरा, जिस तरफ 10 लग रहा होगा उस तरफ क्या होगा? सबसे ज्यादा लेंथ बढ़ जाएगा। वो हमने पढ़ा चैप्टर 2 में, सिग्मा स्ट्रेन एक्स का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा वाई बाई ई। इसी के लिए वैल्यू दिया हुआ है। तो विजुलाइज करो, मान लो सिग्मा P1 10 आ गया, P2 -6 आ गया, तो जहां सिग्मा P1 10 लग रहा होगा वो सबसे ज्यादा लेंथ बढ़ा देगा, तो वो क्या हो जाएगा? मेजर एक्सिस। और जहां -6 लग रहा हो सबसे ज्यादा लेंथ कम कर देगा, वो क्या हो जाएगा? माइनर एक्सिस। तो इसलिए क्या करें इस केस में, यहाँ पे हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट कर दें। तो देखो क्वेश्चन तो अभी सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूले लगा देंगे, लेकिन हमको थिंकिंग आनी चाहिए दिमाग में कि हम प्रिंसिपल स्ट्रेस ही क्यों निकालना है। ये सब सोचना नहीं, लेयर टू लेयर थिंकिंग आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो जहां पे 10 होगा वो सबसे ज्यादा लेंथ बढ़ा देगा, जहां -6 होगा सबसे ज्यादा लेंथ कम कर देगा। तो वही कर लें, इस केस में प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट कर दें, उसके बाद चेक कर लेंगे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो वही कर रहे हैं, तो वो निकाल सकते हैं। एक बार आपको सिग्मा एक्स मेटॉक्स में मिल गया तो सब कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो वही देखें, तो सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना है? यहाँ पे सिग्मा एक्स है -100, सिग्मा वाई का वैल्यू कितना है? 200, और टाउ एक्स वाई का वैल्यू कितना है? -40। तो ये वैल्यू दिया हुआ है, ये सब सिग्मा में टाउ एक्स वाई दिया हुआ है। तो पहले क्या करें? प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट कर दे रहे हैं।
तो निकाल दो पहले। तो सिग्मा P1 P2 कितना, सिग्मा x -100 प्लस सिग्मा y 200 बाई 2 प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट सिग्मा y माइनस सिग्मा x। सिग्मा y कितना है 200, सिग्मा y माइनस सिग्मा x, सिग्मा y माइनस सिग्मा x, सिग्मा y माइनस सिग्मा x प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई 4 इंटू -40 का स्क्वायर इज वेल। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो सिग्मा P1 और P2 का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। निकालो जरा कितना आ रहा है, पॉज करो वीडियो, कैलकुलेट करो कितना। तो जब ये निकाल लो तो ये वैल्यू आ रहा है 205.24 मेगापास्कल, ये -105.24। अब ये बोला है आपसे निकालो तो निकालना, कैलकुलेट करना है, बस ये नहीं कि वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे करना है। बाकी तो सॉल्व कर रहे हैं ना, ये तो कोई ना सॉल्व, सब सॉल्व करके कर रहा है, उससे फर्क पड़ता है, ज्यादा अच्छे समझ में आता है। जब जैसा कहते हैं वैसे करना है, खाली वीडियो तो कान में लगा के सुनना नहीं है, सब कुछ देखना कैसे। सिग्मा P1 P2 ऐसे आ गया। देन इसका लोकेशन निकालें 10 to थीटा P1, 10 to थीटा, फॉर्मूला क्या है 2 टाउ एक्स वाई, 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स -100 सिग्मा वाई प्लस 200 दिस वैल्यू। यहाँ से थीटा P1 आएगा, कैलकुलेट करो कितना थीटा P1। तो ये निकाल लो तो ये वैल्यू आ रही है 7.46 डिग्री। तो यहाँ से थीटा P2 हो जाएगा दैट इज 97.46 डिग्री। तो ये प्रिंसिपल निकल गया, लोकेशन निकल आ गई प्रिंसिपल प्लेन की, थीटा P1 P2 ऐसे आ गया, ये बन गया। देन उसका स्केच ड्रॉ करें, देखो जरा एक मिनट, ये स्ट्रेस एलिमेंट दिया है ऐसे, थीटा P1 कितना है +7.46, मतलब प्लस का मतलब कहाँ से कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ये एंगल कितना है 7.46, दूसरा 97.46 में जोड़ देंगे तो ऐसे बना। तो ये 7 पॉइंट, ये 97.46 ऐसे बना, इस तरह से आया। तो ये क्या है प्रिंसिपल प्लेन, दूसरा एंगल इसमें 90 ऐड कर दो, तो ये क्या हो गया 97.46। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, ये सेकंड, यहाँ शो कर दी। अब देखो जरा प्रिंसिपल कैलकुलेट किया आपने, ये कितना है 205.24, ये -105.24। अब 205 जो है वो इस वाले प्लेन पे है कि इस वाले प्लेन पे, हमको ये नहीं मालूम है, ये चेक करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेट चेक करें, कैसे चेक करो, चेक होगा क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो ये क्रॉस चेक कर रहे हैं, देखो जरा एक मिनट, इसे क्रॉस चेक कर, यहाँ कर ले, तो इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। थीटा का एंगल कितना ले लिया 7.46 डिग्री दिस वैल्यू, ये 7.46 है, और सिग्मा लगा दो फॉर्मूला, सिग्मा एक्स डैश कैलकुलेट कर दो, सिग्मा एक्स डैश क्या, सिग्मा एक्स -100 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 7.4, सिग्मा वाई कितना 200 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 7.46 प्लस 2 टाउ एक्स वाई, 2 टाउ एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस 7.46 साइन 7.46। क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं किस प्लेन, किस पे वैल्यू आएगी, यहाँ इस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, वो चेक कर रहे हैं। तो वो लगा दिया फॉर्मूला सिग्मा एक्स डैश, सिग्मा एक्स cos स्क्वायर थीटा, सिग्मा वाई से प्लस 2 टाउ एक्स वाई cos थीटा sin थीटा दिस वैल्यू। यहाँ पे क्या लगा दिया, अप्लाई कर दिया। तो ये सॉल्व करेंगे, निकालो जरा कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो, क्रॉस चेक करो, कैलकुलेट करो। ये जब निकाल लो तो वैल्यू आ रही है -105.24, दूसरा वाला वैल्यू, मतलब ये वाला वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है, हमको नहीं मालूम है, चेक करना पड़ेगा। चेक किया, देखो जरा 7.46 वाला प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन है, इसमें वैल्यू कंप्रेसिव आ रही थी, ये शो कर दिया यहाँ पे। तो ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा, नहीं तो उल्टा हो जाएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप मेजर एक्सिस को माइनस से लिख दोगे, माइनर को मेजर कर दो, जो मर्जी नहीं ले लिया, सब कुछ देखना पड़ेगा ऐसे। दूसरे वाले दूसरी वैल्यू, ये वैल्यू कितना, ये 205.24, 205.24। तो ये प्रिंसिपल प्लेन का वैल्यू मिल गया। अब देखो जरा ये 2, इसका मतलब क्या है कि जितने इनफाइनाइट प्लेन होते हैं, किसी प्लेन पे भी 205 से ज्यादा वैल्यू नहीं है, किसी पे इससे कम नहीं है, इससे ज्यादा नहीं। तो 205 के अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग क्या हो जाएगा, इसके अलॉन्ग क्या होगा, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, बोलो इसके अलॉन्ग क्या होगा, मेजर एक्सिस, और इसके अलॉन्ग क्या होगा, माइनर एक्सिस। तो वो निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला पढ़ा है हमने चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में। ये मान लो सिग्मा एक्स लग रहा है, ये सिग्मा वाई है,
तो स्ट्रेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा वाई बाई। ऐसे स्ट्रेन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा वाई बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा एक्स बाई, इस तरह से। तो ये फॉर्मूला लगा दे रहे, सॉल्व कर दे रहे। इसके लॉन्ग हो जाएगा मेजर एक्सिस, के लॉन्ग माइनर एक्सिस, कैलकुलेट कर दो। देखो जरा मेजर एक्सिस कैलकुलेट कर दे। मेजर एक्सिस दैट स्ट्रेन एक्स चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ कितना होगा, जो सर्कल का डायमीटर है कितना था, 100 mm दिया है, 100, क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स बाई ई, तो 205.24 बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा वाई कितना, माइनस 105.24 बाई दिस वाला। तो न्यू और ई क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको पुट कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा डेल्टा एल का, मेजर एक्सिस। ऐसे ही माइनर एक्सिस कैलकुलेट कर दो। माइनर की तरह इस तरफ आएगा स्ट्रेन बाई, ये ले लो, ये स्ट्रेन एक्स है, ये स्ट्रेन वाई है, स्ट्रेन वाई लिख दो इसको, सिग्मा वाई बाई ऐसे लिख दिए, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ। ऐसे इसके लॉन्ग स्ट्रेन एक्स लिख दिया, मान लो स्ट्रेन एक्स 10 का, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ, सिग्मा एक्स बाई कितना है, ये सिग्मा माइनस 105.24 डिवाइड बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा वाई कितना है 205.24 बाई। न्यू और ई का वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। कैलकुलेट करो कितना है इसको, खाली वैल्यू लिख नहीं लेना है, अपना जैसा कह रहे हो वैसे करो। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, कैलकुलेशन करोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। निकालो कितना है ये, तो ये निकाल लो तो 0.11 mm और ये माइनस 0.78 mm। अब ये लिख दिया, ये नहीं आपने भी लिख दिया, आपको कैलकुलेट करने को बोला है तो वीडियो पॉज करो, कैलकुलेट करो, नहीं करो तो दूसरा कैलकुलेट कर रहा है, या सबको रोक लो, तो कोई रोक तो पाओगे नहीं, इसलिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये निकाल दिया। अब देखो जरा इसका शेप देखें, देखना जरा इधर, तो ये शेप देखें तो ये सर्कल था, इलिप्स में कन्वर्ट हो गया, तो ये पहले सर्कल था, इलिप्स कन्वर्ट हो गया। यहाँ देखा हर पैरेलल प्लेन सेम है, आप इधर यहाँ पे दिखाओ, यहाँ दिखाओ, एक ही बात है, कहीं भी शो कर दो। अब एंगल कितना है 7.46 डिग्री, प्लस में आया तो वर्टिकल से कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे ऐसे बना, ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस, तो इस तरह से ये सर्कल से आपका इलिप्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो ए बी है, ए बी मेजर एक्सिस, सी डी माइनर एक्सिस, ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना है 7.46 डिग्री, ऐसे बना। तो ए बी हो गया मेजर एक्सिस और सी डी हो गया माइनर एक्सिस, तो यहाँ शो कर दें। तो ए बी जो है, ए बी कितना हो गया मेजर एक्सिस, इसका वैल्यू कितना है, वहां कितना वैल्यू बढ़ा है 0.11, क्या हो जाएगा 100 प्लस 0.11। और सी डी क्या है, सी डी क्या है माइनर एक्सिस, तो दैट माइनर एक्सिस कम हो गया कितना 100 माइनस कितना कम हुआ है 0.78, माइनस बाहर ले लो अंदर ले लो एक ही बात है 0.78। तो इस तरह से मेजर माइनस कैलकुलेट कर दिया। तो अब ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, इतना कैलकुलेशन ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है, लेकिन काफी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। देख लो फिर से एक बार। तो ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट दिया था, उसमें लोडिंग से पहले सर्कल ड्रॉ हुआ था, उसने बोला कि लोडिंग के बाद सर्कल इलिप्स में कन्वर्ट हो गया, तो इलिप्स का मेजर माइनर एक्सिस निकालो, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हमें मालूम है इलिप्स में क्या प्रॉपर्टी होता है, मेजर एक्सिस मतलब सबसे ज्यादा लेंथ, माइनर एक्सिस सबसे कम लेंथ, बाकी जितनी भी एक्सिस है उसकी लेंथ उन दोनों के बीच में ही है। प्रिंसिपल स्ट्रेस में यही कॉन्सेप्ट है, इनफाइनाइट प्लेन होते हैं, सिग्मा P1 मान लो 10 आ गया, सिग्मा P2 -6 आ गया, तो जहां 10 लग रहा है उस तरफ सबसे ज्यादा लेंथ बढ़ा देगा और जहां -6 सबसे ज्यादा लेंथ कम कर देगा, तो वही 10 - 6 निकालते हैं, इसलिए प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल रहा है। ये नहीं कि हम प्रिंसिपल स्ट्रेस टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल स्ट्रेस क्यों निकाल रहे हैं ये कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आना चाहिए, रटना नहीं कुछ भी। तो क्यों पूछ निकालना है, बिकॉज हमको मेजर माइनर एक्सिस निकालना है। तो सिग्मा एक्स में टाउ एक्स दिया है क्वेश्चन में, वहां से प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट कर दिया, ये वैल्यू आ गया P1 P2, P3 की वैल्यू 0, या P3 की जरूरत ही नहीं, प्लस माइनस वैल्यू। लोकेशन निकाल दी 10 2 थीटा P1 2 टाउ xy डिवाइड बाय सिग्मा x माइनस सिग्मा y, ऐसे आ गया वैल्यू थीटा P1 P2। देन लोग शो करें 7.46 वर्टिकल से एंगल पे फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, ये सेकंड 97 पे। अब वैल्यू जो है 205, इस पे ये नहीं मालूम, क्या करें क्रॉस चेक करना पड़ेगा, तो ये क्रॉस चेक किया यहाँ पे थीटा 7.46 पे क्रॉस चेक किया, वैल्यू कितना आ रहा है माइनस में आ रहा है, जो आ लिख दिया। देख लो जरा ध्यान से, ये प्लेन है 7.46 वाला, इसमें माइनस वैल्यू वो दिखा दी है, दूसरी टेंसाइल वैल्यू होगा ऐसे शो कर दी।
अभी फॉर्मूला पता है हमको, स्ट्रेन एक्स क्या होता है, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा वाई, ऐसे स्ट्रेन वाई। तो मेजर एक्सिस क्या है, स्ट्रेन वाई, यहाँ पे क्या होगा, मेजर एक्सिस स्ट्रेन सिग्मा वाई बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा एक्स बाई चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ। सेम ऐसे ही स्ट्रेन वाई निकाल दो, स्ट्रेन एक्स इधर निकाल दो, माइनस एक्स आ जाएगा स्ट्रेन एक्स सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा वाई बाई, जब सॉल्व करोगे इतनी वैल्यू आ गई। तो इस तरफ क्या हो गया 205 के लॉन्ग मेजर एक्सिस, सबसे ज्यादा लेंथ बढ़ गया, यहाँ सबसे कम हो गया माइनर एक्सिस, तो वही शो कर दिया, तो वहां पे शो किया। तो ये 7.46 पे ये भी क्या हो गया मेजर एक्सिस 100 प्लस 0.11 इस तरह से, और माइनर एक्सिस आपका इस तरफ दैट 100 माइनस 0.78 ऐसे कैलकुलेट कर दिया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है कैसे यार, नोट कर लो इसको। रफ कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा, इसको भी लिखो। अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक, a rectangular wooden block is subjected to force P, is subjected to force P. The range of wood, the range of wood is arranged in a pattern. The range of wood is arranged in a pattern
the layer of the grain is one vertical and two horizontal. The layer of grain is one vertical and two horizontal. If permissible tensile stress, पूरा क्वेश्चन लिखो पहले. If permissible tensile stress for the plane of grain is 8 megapascal and permissible shear stress parallel to the grain is 6 megapascal. Determine the maximum axial force so that no failure will occur. देखना है ध्यान से. तो ये जैसे वुडन ब्लॉक दिया हुआ है, इसमें जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स का ओरिएंटेशन आपको ऐसे दिया है, इस तरह से है, और यहाँ पी लोड लग रहा है. वुडन ब्लॉक का डायमेंशन जो है आपको इस तरह दिया हुआ 100 इंटू 100 इंटू 100. तो ये जो इंक्लाइंड पे आपका ग्रेन्स दिखा रहा है, इसका ओरिएंटेशन दिया है 1 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल, यानी 1 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल आपका ऐसे 1 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल. तो ये 1 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल निकल जाएगा थीटा डैश. सो tan थीटा डैश दैट इक्वल टू 1/2. यहाँ से थीटा डैश आ जाएगा. तो ये बोल रहा है कि दैट ये पी एक्सियल फोर्स जो और ग्रेन जो है प्लेन है, जो ग्रेन्स का उसमें शो किया है कि जो परमिसिबल नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा एक्स डैश वो दिया है 8 मेगापास्कल, और परमिसिबल शेयर जो है वो दिया है 6 मेगापास्कल. टाउ एक्स वाई डैश 6 मेगापास्कल ऐसे दिया है. तो बोल रहा है कि ये एक्सियल फोर्स कितना लगा है कि ये फेल ना करे. तो फेल कब होगा? आप ये लोड बढ़ाते जाओ स्ट्रेस बढ़ता जाएगा सिग्मा एक्स. जब सिग्मा एक्स बढ़ेगा तो ये वैल्यूज बढ़ता जाएगा, और जैसे ही स्ट्रेस जो आएगी लोडिंग से वो इसको क्रॉस करेगी, फेल कर जाएगा, क्योंकि ये परमिसिबल वैल्यू दिया है, इसको टच करते ही फेल कर जाएगा. तो आप पूछ रहा है कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं ये एल पी लोड, यही मेंबर है, यहाँ आप कितना मैक्सिमम लगाएं कि ये जो ग्रेन्स हैं फेल ना करें. तो क्या था अभी तक, क्या था हर क्वेश्चन में आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई देता था, तो वहां से आप सिग्मा एक्स डैश और टाउ एक्स वाई डैश इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल शेयर निकालते थे. इस बार उल्टा कर दिया है. इस बार उसने क्या किया कि इंक्लाइंड की वैल्यू दे दिया है और ये पूछा है. और देखो जरा इसमें यूनिएक्सियल लोडिंग, एक तरफ लोड लग रहा है, तो सिग्मा एक्स तो मालूम दे रहा है, सिग्मा वाई 0 हो गया, टाउ एक्स वाई 0 हो गया, यूनिएक्सियल लोडिंग है. तो यही वुडन ब्लॉक है. कह रहा है कि ये वाला फोर्स हम कितना लगाएं जिससे ग्रेन्स फेल ना करे. मतलब इस बार उल्टा कर दिया, आपको इंक्लाइंड की वैल्यू दे दी है और वो सिग्मा एक्स निकालना. तो कर सकते हैं बात, एक बार हम सिग्मा एक्स डैश के लिए चेक कर लेंगे, एक बार इसके लिए टाउ के लिए चेक कर लेंगे, टाउ एक्स वाई डैश के लिए. तो वो चेक करें तो निकालें. तो ये सिग्मा एक्स डैश, एक मिनट चेक कर लें, इतना ही दिया 8 और 6, ठीक है. तो यहाँ देखो चेक करें, तो ये थीटा डैश है, tan थीटा डैश है 1/2. ये निकालो एंगल कितना है थीटा डैश का वैल्यू, इसे कैलकुलेट करो कितना है. तो ये जब कैलकुलेट कर रहे हो तो कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 26.56 डिग्री. तो ये थीटा डैश निकल गया एंगल, ये कितना है, ये थीटा डैश है ये एंगल. लेकिन हमको तो ये वाला एंगल चाहिए, क्यों? एंगल फॉर्मूले में कहाँ है, वर्टिकल से होता है. तो ये थीटा निकाल लो, थीटा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा डैश. तो ये 90 माइनस 26.56 कितना 54.54, हाँ 4644, यही है, चेक करो 90. ये तो ठीक है 26.56, 26 36 नहीं है 63.
63.4 फॉर दिस वैल्यू। तो ये थीटा मिला 90 माइनस 26, 63.4 फॉर दिस वैल्यू है, ये दिया। अब देखो ये डायमेंशन दिया वो चेक करेंगे। तो P, तो यहाँ क्या है, सिग्मा y का वैल्यू 0 है और टाउ एक्स वाई का वैल्यू 0 है। सिग्मा एक्स निकालना है तो लगा दो फॉर्मूला एक बार सिग्मा एक्स डैश के लिए। क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा। तो टाउ तो यानी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। सिग्मा एक्स डैश रख दो, वो दिया है क्वेश्चन में 8 मेगापास्कल। तो सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 63.44। यहाँ से सिग्मा एक्स निकलेगा, निकालो कितना, कैलकुलेट करो। तो ये सिग्मा एक्स आ रहा है 40 मेगापास्कल, 39.99 है तो 40 मेगापास्कल। तो ये देखो जरा 40 कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। एरिया क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, यहाँ से फोर्स निकाल लेंगे। तो फोर्स कितना आ रहा है 40 इंटू 100 इंटू 200, 4 to 8 कितना, दैट 4 to 8 2 4 5 5 मतलब न्यूटन, किलो न्यूटन, 800 दैट इज 800 किलोमीटर। मतलब इतना, मतलब क्या है कि ये वुड में अगर आप 800 किलोमीटर से ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये ग्रेन्स आपका फेल कर जाएगा नॉर्मल के लिए। इससे कम रखो तो नॉर्मल फेल नहीं करेगा। ऐसे अब शेयर चेक कर लो, शेयर देखो जरा, टाउ एक्स डैश वाई डैश कितना, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा प्लस दैट टाउ एक्स वाई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इंक्लाइन प्लेन पे शेयर निकालने का। तो ये तो 0 हो गया, सिग्मा वाई 0 हो गया। टाउ एक्स वाई कितना दिया 6 मेगापास्कल, रख दो माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा, थीटा कितना 63.44 साइन थीटा 63.44। यहाँ से सिग्मा एक्स आएगा, कैलकुलेट करो कितना, कैलकुलेट करो कितना सिग्मा एक्स। तो ये आ रहा है -15 मेगापास्कल इस तरह से। अब देखो माइनस प्लस का मतलब नहीं है, क्यों, बिकॉज हमको मैग्नीट्यूड चाहिए कितना लोड लगा रहा है। क्यों, देखो जरा, ये 6 लिखा है आपने, शेष स्ट्रेस प्लेन पे क्या है 6 का मतलब क्या है, स्ट्रेस नीचे की तरफ है। इसको आप ऊपर की तरफ ले लो तो माइनस, यहाँ बाहर -6 लिख दो तो ये प्लस में आ जाएगा। तो हमें खाली मैग्नीट्यूड चाहिए। तो फोर्स निकालने कितना हो जाएगा 15 इंटू 100 इंटू 200 कितना आ रहा है 300 किलोमीटर। मतलब क्या है कि लोड को अगर आप 300 किलोमीटर से ऊपर बढ़ाओगे तो शेयर में फेल कर जाएगा। देखो जरा, अगर आप 800 के ऊपर बढ़ा रहे हो तो नॉर्मल फेल कर रहा है, 300 के ऊपर बढ़ा रहे हो तो शेयर में फेल कर रहा है। मान लो आपने फॉर एग्जाम्पल 500 किलोमीटर से डिजाइन कर दिया तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल में तो बच जाएगा बट शेयर में फेल कर जाएगा। तो डिजाइनिंग लोड क्या होना चाहिए 800 से कम कि 300 से कम, बोलो डिजाइनिंग लोड क्या होना चाहिए 800 से कम कि 300 से कम, 300 से कम। क्यों, 500 डिजाइन करोगे 800 से कम है, नॉर्मल में तो बच जाएगा बट शेयर में फेल कर जाएगा। इसलिए जो डिजाइन लोड है पी डिजाइन दैट मस्ट बी लेस देन 300 किलोमीटर, दैट 300 किलोमीटर, इससे कम रखेंगे तो आपका सेफ डिजाइन रहेगा। ऐसे आगे तो ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है, लेकिन एक दो क्वेश्चन कर रहा है जिससे कि थोड़ा कॉन्सेप्ट देखे प्रिंसिपल स्ट्रेस का। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है, देख लो फिर से एक बार। ये वुडन ब्लॉक है, यही सेम बोल रहा है कि ये पी फोर्स लगाया है ऐसे एक्सियल, ग्रेन जो है वो इंक्लाइंड है आपका इस तरह से, ऐसे दिया हुआ 1 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल। तो बोल रहा है कि कितना ये एक्सियल फोर्स लगा है पी, जिससे कि ग्रेन्स फेल ना करे, और ग्रेन्स की परमिसिबल वैल्यू दी है नॉर्मल शेयर। तो अब देखो जरा पी दिया लोड, अगर आप ये बढ़ाते जाओगे पी तो सिग्मा एक्स बढ़ता जाएगा, तो ये वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, और जब इसको क्रॉस कर जाएगा फेल कर जाएगा। तो वही चेक करना है लिमिटिंग कंडीशन, कितना मैक्सिमम फोर्स लगाए फेल ना करे। अब ये यूनिएक्सियल लोडिंग है तो सिग्मा वाई 0 है, टाउ एक्स वाई 0 है, तो वैल्यू 0। तो सिग्मा एक्स निकालें यहाँ पे देखो तो ये फॉर्मूला लग दिया सिग्मा एक्स, पहले निकाल लो एंगल 1 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल था, तो यहाँ से 10 थीटा डैश निकल के थीटा 26.56। अब ये एंगल हो गया थीटा डैश हॉरिजॉन्टल से, बट हमको एंगल फॉर्मूला में चाहिए वर्टिकल से, तो ये थीटा चाहिए कितना हो 90 माइनस थीटा डैश 63.4, थीटा रख दो। ये 8 दिया, सिग्मा ये 0 है, ये 0 है, यहाँ पुट किया सिग्मा एक्स इतना आ गया, तो फोर्स कितना हो गया 800 किलोमीटर ऐसे मिला। तो उसके ऐसे सेम टाउ एक्स वाई डैश यहाँ चेक करें, यहाँ कैलकुलेट करें, ये 0 है सिग्मा वाई 0, यहाँ चेक की सिग्मा एक्स -15। आप टाउ को -6 रख दो तो ये +15 आ जाएगा। वो डायरेक्शन की बात होती है टाउ में, हमें खाली मैग्नीट्यूड चाहिए। तो यहाँ कितना आ रहा है 300 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, अगर आप 800 किलोमीटर से नीचे रखोगे तो नॉर्मल में ग्रेन्स फेल नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि आप 300 किलोमीटर नीचे रखोगे तो शेयर में ग्रेन्स फेल नहीं करेगा। मान लो आपने 500 किलोमीटर डिजाइन कर दिया तो नॉर्मल तो बच जाएगा बट शेयर में फेल कर जाएगा, इसलिए 300 से नीचे रखो, 299 पे डिजाइन कर दो, दोनों में सेफ रहेगा। तो डिजाइन लोड इससे कम रख दो
तो आपका ये दोनों में सेफ रहेगा। ऐसे कैलकुलेट कर दिया। देखो ध्यान से, डाउट लगता है तो पूछोगे आप, बाकी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। उस पर उल्टा कर दिया, इंक्लाइन की वैल्यू दे दिया, वो सिग्मा एक्स कैलकुलेट करने का बोला। नोट कर लो। रफ कर दे रहे। नेक्स्ट हेडिंग दो, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन और प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, ये दो डिजाइनिंग एप्लीकेशन है जो हम डिजाइनिंग प्रिंसिपल स्ट्रेस की डिजाइनिंग में यूज करते हैं। देखो कार्टेशियन, तीन कार्टेशियन प्लेन होते हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई को ले लो या वाई जेड को ले लो या जेड एक्स ले लो, प्लेन है। तीनों को रख लोगे तो प्लेनर कंडीशन नहीं बन पाएगा।
तो नेम से क्लियर है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, मतलब स्ट्रेस को प्लेन पे लेना। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड है, तो आप जेड की स्ट्रेस को नेग्लेक्ट कर दो, जेड जहां जहां जेड स्ट्रेस भी लिखा हटा दो, तो वो हो जाएगा प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। जैसे एक पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन पास करते हैं ऐसे, तो क्या हमने देखा था चैप्टर 2 में स्ट्रेस कैसे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड लिखते हो, टाउ एक्स वाई टाउ वाई जेड इस तरह से लिखते हो। तो सब जहां जहां जेड है स्ट्रेस में सब हटा दो, नेग्लेक्ट कर दो, तो वो हो जाएगा प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। जैसे फॉर एग्जांपल टाउ जेड एक्स टाउ जेड वाई टाउ जेड जेड ये सब जीरो कर दिया। कोई इनफाइनाइट प्लेन है, इसमें तो 3 प्रिंसिपल प्लेन है, बाकी सब तो आपके सेम नॉर्मल प्लेन है, नॉर्मल शेप सब है, तो जहां जहां जेड दिख रहा है जीरो कर दिया। ऐसे प्रिंसिपल प्लेन जो होता है, प्रिंसिपल प्लेन में तो आपका शेयर होता ही नहीं, ये तो नॉर्मल स्ट्रेस है टाउ जेड, ये क्या है, ये सिग्मा जेड है, ये शेयर है। अब ये नॉर्मल प्लेन की बात कर रहे हैं, जब ये प्रिंसिपल प्लेन की बात करें तो वहां तो आपका दैट शेयर है ही नहीं, इसलिए सिग्मा P1 P2 P3 है, तो आप P3 को जीरो कर दो, दैट सिग्मा P3 बोल दो या जेड पी जेड बोल दो, जीरो कर दो, तो ये सब जीरो कर दिए, तो ये हो जाएगा प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। मतलब क्या स्ट्रेस को कैसे लिखते हो, एक्स वाई जेड में लिखते हो, टाउ जेड एक्स जेड वाई एक्स वाई इस तरह से, तो जहां जहां जेड स्ट्रेस में आ रहा है सिंपल वो सब स्ट्रेस को आप जीरो कर दो, दैट इज कॉल्ड द प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे हम थिन प्रेशर वेसल की बात करते हैं, तो ये क्या है, जैसे मान लो थिन प्रेशर वेसल है ऐसे, तो इधर क्या आता है, हुप स्ट्रेस आता है, इधर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है और इधर रेडियल स्ट्रेस है। अब हुप और थिन प्रेशर वेसल में जो रेडियल स्ट्रेस है ये आपका कंपेयर टू हुप लॉन्गिट्यूडनल बहुत कम है। क्यों कम है, बिकॉज फ्लूइड प्रेशर गेज प्रेशर तो है बट बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए रेडियल स्ट्रेस उस पर डिपेंड करता है, तो वैल्यू बहुत कम है, इसलिए रेडियल स्ट्रेस को कंपेयर टू हुप लॉन्गिट्यूडनल आपने नेग्लेक्ट कर दिया, यानी आपने क्या किया, ये सिग्मा P3 को जीरो कर दिया, इसलिए थिन प्रेशर वेसल में हम प्लेन स्ट्रेस कंडीशन लगा। वहीं पे जब आपका थिक प्रेशर वेसल आएगा, तो थिक प्रेशर वेसल में क्या है, गेज प्रेशर अंदर ज्यादा होगा, तो रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा होगी, तो कंपेयर टू हुप लॉन्गिट्यूडनल नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो थिक प्रेशर वेसल में सिग्मा P3 को जीरो नहीं ले पाओ, कुछ वैल्यू निकलेगी, तो वहां प्लेन स्ट्रेस कंडीशन यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मतलब सिंपल कोई भी मेंबर है उस पर हर तरफ से स्ट्रेस लग रहा है, तो जो जेड वाली स्ट्रेसेस आ रही हैं सबको जीरो कर दो, दैट इज कॉल्ड द प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। ये नहीं कह रहा कि हमेशा इसका यूज करते हैं, तो ये डिपेंड है कंडीशन दैट का, जैसे ये एग्जांपल है यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये सिग्मा P3 को रेडियल स्ट्रेस को जीरो कर दिया, तो वो कंपेयर टू सिग्मा P1 P2 P3 रिस्पेक्ट में बहुत कम है, तो नेग्लेक्ट कर दिया, जीरो कर दिया, तो ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। जैसे फॉर एग्जांपल यही रूम है, इसकी बात करें, रूम है, रूम में क्या होता है, रूम क्या है, क्यूबॉइड है, तो सिग्मा P1 मान लो 10 है, सिग्मा P2 6 है और सिग्मा P3 को आपने जीरो कर दिया, तो ये ऐसे ले, तो ये एग्जांपल है, ये क्यूबॉइड है ऐसे, रूम की जस्ट एग्जांपल ऐसे ही है, तो सिग्मा P1 लगा दिया आपने, P2 लगा दिया, P3 लगा दिया, अब P3 को आपने जीरो कर दिया, तो यानी इस तरफ वाले फोर्स को आपने स्ट्रेस को जीरो कर दिया, लेकिन P1 P2 तो लग रहा है इससे होगा क्या, यहाँ लेंथ तो चेंज होगा, इसका मतलब स्ट्रेन P3 आएगा और सिग्मा P3 नहीं। चेक कर सकते हो, देखो जरा फॉर्मूला हम लगाए यहाँ पे स्ट्रेन P3 का, स्ट्रेन P3 कैसे लिख सकते हो, सिग्मा P3 बाई E, सिग्मा दैट P3 बाई E माइनस न्यू टाइम सिग्मा P1 बाई E माइनस न्यू टाइम सिग्मा P2 बाई E, ऐसे लिखते हो आप। अभी सिग्मा P3 जीरो है यहाँ पे प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में, बट ये P1 P2 थोड़ी जीरो, इसलिए स्ट्रेन P3 नॉट जीरो, तो ये स्ट्रेन P3 दैट नॉट जीरो, तो मतलब प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या है, ये आपका दैट 2 डायमेंशनल स्ट्रेस और 3 डायमेंशनल स्ट्रेन कंडीशन है, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये आपका 2 डायमेंशनल स्ट्रेस, so that 2 डायमेंशनल स्ट्रेस और प्लस 3 डायमेंशनल स्ट्रेन कंडीशन, 3 डायमेंशनल स्ट्रेन कंडीशन है। क्यों, ये विजुलाइज करो, यहाँ पे 10 लगा दिया, यहाँ 6 लगा दिया, यहाँ सिग्मा P3 जीरो हो गया, लेकिन 10 6 से ये लेंथ तो चेंज हो ही जाएगा इस तरफ, वो यहाँ दिख रहा है स्ट्रेन P3 ऐसे बना। देखो जरा इस केस में स्ट्रेस टेंशन मैट्रिक्स बना है, देखना जरा एक मिनट, टाउ आई जे, स्ट्रेस जहां जहां जेड लिखा सब जीरो कर दो, ये क्या है, टाउ x है, ये आपका दैट टाउ y ये जीरो हो गया, ये क्या होता है xy, ये yx, ये क्या था zx zy yz दिस वाला सब जीरो, ये zx है, ये xz है, ये yz सब जीरो, सब z जीरो कर दिए, एक भी स्ट्रेस में z आ गया तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन नहीं बचेगा, तो ये स्ट्रेस टेंशन मैट्रिक्स है प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए। सेम ऐसे स्ट्रेन आई जे, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के स्ट्रेन मैट्रिक्स बना है, तो देखो जरा ये क्या है, स्ट्रेन x है, ये स्ट्रेन y, ये स्ट्रेन z जीरो होगा नॉन जीरो, बोलो,
जीरो का नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, क्यों? स्ट्रेन P3 आया है अभी, तो ये नॉन जीरो स्ट्रेन Z। यहाँ क्या होता है? गामा XY/2, यहाँ गामा YX/2 हाफ वैल्यू आता था, वहां देखा था, लेकिन ये सब जीरो, ये वैल्यू जीरो। क्यों जीरो है? देखो जरा एक मिनट, ये क्या है? ये है टाउ ZX। अब यंग्स मॉडुलस में क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस में क्या आपको इस तरह का फॉर्मूला है, लेकिन शेयर में ऐसा फॉर्मूला, शेयर में तो एक ही फॉर्मूला है, G इक्वल टू शेयर स्ट्रेस बाई शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस बाई शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन कैसे होता था? हमने चेक किया था, देखना जरा एक मिनट, ये ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेस आया मान लो 5 मेगापास्कल, ऐसे ये 5 लगाया आपने, इससे क्या हुआ? वो एंगल चेंज हो गया, बढ़ेगा 90 से या कम होगा, कुछ बनेगा ऐसे, तो ये एंगल चेंज हो गया, तो 90 जितना एंगल चेंज हुआ, 90 मान लो 88 हो गया, तो 2 डिग्री का शेयर स्ट्रेन था। अब देखो जरा, अगर ये 5 ही ना लग रहा हो तो ये एंगल कहाँ चेंज होगा? कुछ चेंज होगा ही नहीं। इसलिए अगर ये टाउ ZX जीरो है तो गामा ZX जीरो, सो दैट गामा ZX जीरो, तो यहाँ क्या होता है? गामा ZX/2, तो इसलिए गामा ZX/2 जीरो, इसलिए वैल्यू जीरो हो गया। ऐसे नॉर्मल में तो इस तरह का फॉर्मूला है कि इससे चेंज हो रहा है, शेयर में ऐसे थोड़ी है, ये 5 लगाओगे तो एंगल चेंज होगा आपका। अब 90 से 88 होगा तो 2 डिग्री का शेयर स्ट्रेन लिखेंगे। अब ये 5 ही नहीं लग रहा, तो एंगल कौन चेंज करेगा? तो इसलिए वो जीरो तो वैल्यू जीरो, ऐसे बना। तो ये स्ट्रेस, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या होता है? इंटरव्यू में बहुत पूछता है, ऑब्जेक्टिव में तो 1 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन पूछेगा तो पूरा हम डिटेल में ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, इसका स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स, स्ट्रेन टेंसर मैट्रिक्स सब बना के एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे इस तरह से आ रहा है। देख लो फिर से, तो ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशन और प्लेन स्ट्रेन कंडीशन दो डिजाइनर के लिए टूल है, इनको यूज करके वो डिजाइनिंग करता है, डिपेंड है कि लोडिंग कंडीशन कैसे। तो प्लेन स्ट्रेस नाम दिया है तो क्लियर है कि प्लेनर स्ट्रेस लेना है, मतलब सब जेड का जीरो कर दिया, एक्स वाई ले लो या वाई जेड या जेड एक्स को एक ले लो, जैसे एक्स वाई लिया तो सब जेड, जहां जहां जेड स्ट्रेस पे सब जीरो कर दिया। ये ऑर्डिनरी प्लेन है, इसमें शेयर भी है, ये प्रिंसिपल प्लेन है, P3 सब जीरो कर दिया। तो इसका एग्जांपल वो प्रेशर वेसल लिया था, थिन प्रेशर वेसल, तो यहाँ पे क्या, यहाँ हुप स्ट्रेस है, यहाँ लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस, यहाँ रेडियल स्ट्रेस। अब रेडियल स्ट्रेस क्या कंपेयर टू हुप लॉन्गिट्यूडल बहुत कम है, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया, जीरो नहीं था, बहुत कम था, इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन वही थिक प्रेशर वेसल होगा तो रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी, तो कंपेयर टू हुप लॉन्गिट्यूडल को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे प्लेन स्ट्रेस कंडीशन नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पे लगा ले रहे हैं थिन प्रेशर वेसल, जहाँ थिन, तो इसलिए मेनली इसको वहां यूज करते हैं जहाँ थिन शीट्स का एप्लीकेशन है। एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट भी क्या थिन प्रेशर वेसल की तरह से थिन प्रेशर वेसल है, तो वहां पे दैट प्लेन स्ट्रेस कंडीशन यूज कर रहे हैं। अब लेकिन देखो जरा, ये वैल्यू तो आ जाए, क्यों? ये आपका जैसे ये रूम की बात करें, रूम क्या क्यूबॉइड है, अब यहाँ 10 लगा दिया, यहाँ 6 लगा दिया, सिग्मा B3 भले ना लगाया, लेकिन तब भी इस 10/6 से लेंथ तो चेंज हो जाएगा, इसलिए स्ट्रेन P3 नॉट जीरो। ये फॉर्मूला लगा दिया, क्यों? प्रिंसिपल, ये वो फॉर्मूला है, स्ट्रेन Z सिग्मा Z बाई माइनस न्यू टाइम सिग्मा X बाई माइनस न्यू टाइम सिग्मा Y बाई, प्रिंसिपल प्लेन परपेंडिकुलर होता है इसलिए यूज कर दिया इसको ऐसे। तो स्ट्रेन P3 क्या, दैट नॉट जीरो, ये वैल्यू जीरो नहीं आ रहा, तो इसलिए प्लेन स्ट्रेस कंडीशन 2 डायमेंशनल स्ट्रेस प्लस 3 डायमेंशनल स्ट्रेन कंडीशन है। ये स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स, जहां जहां जेड लिखा था सब स्ट्रेस पे जीरो कर दिया जहां जेड था। ये स्ट्रेन टेंसर मैट्रिक्स प्लेन स्ट्रेस के लिए, ये स्ट्रेन जेड आ गया, स्ट्रेन P3 का वैल्यू, बट टाउ जेड एक्स जीरो है, इसलिए गामा जेड एक्स जीरो होगा, ये गामा जेड एक्स जीरो तो गामा जेड एक्स बाई टू जीरो, ये क्या होता है? गामा जेड एक्स बाई टू। क्यों? ये 5 लगेगा तो एंगल चेंज होगा, 5 ही नहीं है तो कौन करेगा एंगल चेंज? ई वो नॉर्मल में तो उस तरह का फॉर्मूला था कि वो डिपेंड था सिग्मा P1 P2 पे, स्ट्रेन P3, बट यहाँ तो यही फॉर्मूला है, स्ट्रेस आएगा स्ट्रेन दिखाएंगे, शो करेंगे। अब ये 5 है नहीं तो कौन एंगल चेंज करेगा? इसलिए इस तरह ये स्ट्रेन टेंसर मैट्रिक्स। तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन सिंपल, तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस आता है एक्स वाई जेड में, एक डायरेक्शन की स्ट्रेस को बहुत कम था तो नेग्लेक्ट कर दिया, दैट प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। इसका एग्जांपल, थिन प्रेशर वेसल में प्लेन स्ट्रेस कंडीशन लगा रहे हैं बट थिक प्रेशर वेसल में यूज नहीं कर रहे। तो कल को पूछेगा आपसे इंटरव्यू में प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या होता है, तो ये पूरा स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स, स्ट्रेन मैट्रिक्स, ये सब बना के पूरा एक्सप्लेन करेंगे। कोई जरूरी नहीं है आपको हमेशा लगाना ही है, ये क्वेश्चन में लिखा होगा तो बात करेंगे, ये तो जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही करते रहेंगे। नोट कर लो इसको। जहां हेडिंग दिया है प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, इसके ऊपर यहां 4.8 लिख देना, इसका थ्योरी पार्ट 4.8 में फोटोकॉपी में है, उसको पढ़ना है वहां से।
रफ कर रहे हैं इसको। तो ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशन था, सेम ऐसे प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, दैट प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। तो नाम से क्लियर है, प्लेन स्ट्रेस में क्या था, दो डायरेक्शन में स्ट्रेस था, थर्ड डायरेक्शन की स्ट्रेस को नेग्लेक्ट कर दिया। जैसे प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में क्या है, दो डायरेक्शन में स्ट्रेन है, जहां जहां जेड दिखाई दे रहा है स्ट्रेन में सबको जीरो कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आपको इसको ऐसे यूज करना है, क्वेश्चन में मेंशन किया है तो हम यूज कर रहे हैं प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, दो डायरेक्शन में स्ट्रेन है, थर्ड स्ट्रेन को नेग्लेक्ट कर दिया। तो एग्जांपल कैसे लिखते हैं स्ट्रेन को, गामा से, सो गामा जेड एक्स, गामा जेड वाई, गामा जेड जेड, ये सब जीरो कर दिया। तो ये क्या है, ये शेयर स्ट्रेन है, ये नॉर्मल स्ट्रेन है, इसको आप ऐसे स्ट्रेन जेड भी लिख सकते हो। ये ऑर्डिनरी प्लेन थे, ऐसे प्रिंसिपल प्लेन में शेयर होता ही नहीं है, तो वहां पे क्या स्ट्रेन P3, स्ट्रेन पी जेड इक्वल टू जीरो। तो बस सिंपल, तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस स्ट्रेन होता है, तो प्लेन स्ट्रेन में क्या कर रहे हैं, जहां जहां स्ट्रेन में जेड लिखा है सबको जीरो कर दिया, तो ये बन गया प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। जैसे एग्जांपल देखें, मान लो फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक दिया है, ये रूम क्या है, रूम क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड ऐसे है, ये ऐसे दिया है, स्ट्रेस दिया। मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, ये मान लो जेड है, और इसके बोर्ड के परपेंडिकुलर वाई है, वाई आपका इस तरफ जा रहा है ऐसे। अब मान लो आपने लोडिंग यहाँ पे लगा दिया, ऐसे एक्स में लगा दिया, इधर इधर लगा दिया, वाई में लगा दिया, ऐसे ऐसे मान लो लोड लगा दिया इस तरह से। विजुलाइज करो, देखो जरा अभी क्या हो रहा है, यही है, ये क्यूबॉइड इस तरह से है, तो यहाँ पे आपने एक्स में लगा दिया लोड, ये इधर जेड वाई में लगा दिया, जेड इस तरह ऊपर की तरफ ले लिया, तो अभी क्या होगा, एक्स में लोड लगा है, इधर वाई में लगा है, जेड में नहीं है, तो इससे क्या होगा, एक्स का लेंथ कम होगा, वाई का लेंथ कम होगा, और जेड का लेंथ बढ़ेगा, जैसे बढ़ रहा है जेड का लेंथ, तो अभी क्या तीनों स्ट्रेन एक्स, स्ट्रेन वाई, स्ट्रेन जेड सब आ रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मान लो हम एक डायरेक्शन की स्ट्रेन को रोक रहे हैं, उसके लिए क्या किया हमने, मान लो यहाँ पर ऐसे हैवी प्लेट लगा दी, यहाँ पर ऐसे हैवी प्लेट यूज कर दी। पहले देखो जरा, प्लेट नहीं था तो क्या था, प्लेट नहीं था तो ये ऊपर मूव कर रहा था, जेड में फ्री एक्सपेंशन था, कोई स्ट्रेस नहीं था। लेकिन अब देखो जरा, विजुलाइज करो, अभी जब ऊपर हमने प्लेट रख दिया, हैवी प्लेट, तो इधर एक्स में लोड लगा है, वाई में लगा है, तो एक्स में कम हुआ, वाई में कम हुआ, और जेड में बढ़ेगा। तो जब प्लेट नहीं था, जेड में फ्रीली मूव कर रहा था, लेकिन अब जब प्लेट लगा दिया तो प्लेट इसको मूव नहीं करने देगा, तो मूव नहीं करने देगा तो क्या हुआ, स्ट्रेन जीरो हो गया जेड का। बट जब जब ये बॉडी ट्राई कर रहा है मूव करने का, तो इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ, तो स्ट्रेस आ गया। विजुलाइज करो, जब पहले प्लेट नहीं था तो जेड में फ्रीली मूव कर रहा था, फ्री एक्सपेंशन था, कोई स्ट्रेस नहीं था। लेकिन जब आपने प्लेट लगा दिया, तो ये जब जैसे जेड में बढ़ना चालू करेगा, प्लेट नहीं मूव करने देगा इसको, तो स्ट्रेन को प्रिवेंट कर दिया, स्ट्रेस आ गया। इसलिए प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन था, एक डायरेक्शन की स्ट्रेन को प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रेस डेवलप हो गया, इसलिए इस केस में तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस है बट दो डायरेक्शन में स्ट्रेन है, तो ये प्लेन स्ट्रेन कंडीशन एग्जांपल है। प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में क्या हो गया, टू डायमेंशनल स्ट्रेन, तो ये क्या है, टू डायमेंशनल स्ट्रेन और प्लस थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस कंडीशन। वैसे इंटरव्यू पूछ लेता है कि भाई कोई एग्जांपल दो प्लेन स्ट्रेन का, तो ये एग्जांपल बना के एक्सप्लेन कर देंगे। जब प्लेट नहीं था तो फ्रीली मूव कर रहा था, जब प्लेट लगा तो मूव नहीं करने देगा प्लेट, तो स्ट्रेन रोक दिया, प्रिवेंट कर दिया, तो इस स्ट्रेन को प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रेस डेवलप्ड हो गया। क्यों, इंटरनल फोर्स अब आ जाएगा, अब फ्री एक्सपेंशन तो है नहीं, रोक दिया आपने, तो इस केस में तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस है और दो डायरेक्शन में स्ट्रेन है, तो ये टू डायमेंशनल स्ट्रेन प्लस थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस कंडीशन। इसका मैट्रिक्स बनाए, तो स्ट्रेन टेंशन मैट्रिक्स बनाए, तो सब जेड वाली स्ट्रेन जीरो कर दो, तो ये क्या होता है, स्ट्रेन एक्स, ये स्ट्रेन वाई, ये क्या है, गामा एक्स वाई बाई टू, गामा वाई एक्स बाई टू, तो ये सब जीरो, जहां जहां जेड है सब जीरो, तो ये स्ट्रेन टेंशन मैट्रिक्स प्लेन स्ट्रेन में। ऐसे स्ट्रेस टेंशन मैट्रिक्स बना दो, टाउ वाई जे स्ट्रेस टेंशन मैट्रिक्स,
ये क्या है आपका टाउ एक्स एक्स, ये टाउ वाई वाई, ये जीरो नॉन जीरो टाउ जेड जेड नॉन जीरो, क्यों प्लेट आ गया, इंटरनल फोर्स में स्ट्रेस आ गया, टाउ जेड जेड। ये क्या है एक्स वाई, ये वाई एक्स, और ये बाकी सब जीरो। क्यों जीरो, ये क्या है, ये है क्या गामा जेड एक्स बाई टू, ये जीरो है। तो यहाँ से मतलब वैसे बिल्कुल पिछला केस सेम, वैसे गामा जेड एक्स जीरो, गामा जेड एक्स मतलब टाउ जेड एक्स जीरो। क्यों, अभी देखा था पिछले केस में, यहाँ 5 लगाया आपने, ये 5 लगाया था तो यहाँ से एंगल चेंज हुआ था, ऐसे एंगल आपका चेंज हुआ ऐसे इस तरह से। तो 90 से 88 हो गया, तो 2 डिग्री का शेयर स्ट्रेन था। अभी गामा जेड एक्स बाई गामा जेड एक्स ही जीरो है, तो आप क्या कह रहे हो, मतलब अगर आप यहाँ जीरो नहीं ले, क्या कह रहे हो 5 लगा दिया और यहाँ जीरो, जैसा कैसे हो सकता है, रिजिड थोड़ी है। तो जब ये जब एंगल चेंज ही नहीं हो रहा तो ये कहाँ से आएगा, कुछ नहीं, इसका मतलब ये है ही नहीं, इसलिए ये वैल्यू जीरो, इस तरह जीरो, सेम वही केस। तो प्लेन स्ट्रेस में क्या था, दो डायरेक्शन में स्ट्रेस था, और प्लेन स्ट्रेन में क्या, दो डायरेक्शन में स्ट्रेन है, दोनों अलग अलग हैं। प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन आइडेंटिकल नहीं है, सोचो क्यों, प्लेन स्ट्रेस में दो डायरेक्शन में स्ट्रेस और 3 डायरेक्शन में स्ट्रेन, प्लेन स्ट्रेन में 2 डायरेक्शन में स्ट्रेन और 3 डायरेक्शन में स्ट्रेस, दोनों अलग अलग हैं। तो इन दोनों का यूज होता है डिजाइनिंग में, तो अब हमें अपने आप से नहीं यूज करना, क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि क्या है प्लेन स्ट्रेन वगैरह, उसको एक्सप्लेन कर दें। तो नेम से क्लियर हो रहा है, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, जहां जहां जेड में स्ट्रेन लिखा है सब हटा दो। तो ये ऑर्डिनरी प्लेन, ये प्रिंसिपल प्लेन, ऑर्डिनरी प्लेन में शेयर भी आता है, सब जेड जीरो कर दिया, प्रिंसिपल प्लेन में शेयर नहीं होता है, सब प्रिंसिपल स्ट्रेन P3 जीरो कर दिया। पूछेगा कोई एग्जांपल, तो एग्जांपल बना के दिखा देंगे। ये क्यूबॉइड था, आपने एक्स में लोड लगा दिया, वाई में लगा दिया, जेड में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, एक्स भी कम हो गया, वाई कम हो गया, जेड बढ़ गया, तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन था। अब क्या किया आपने, यहाँ जेड में हैवी प्लेट लगा दी, जब प्लेट लगा दो तो क्या होगा, जब लोड लगेगा उससे ये प्लेट मूव करने, जब ऐसे बढ़ना चालू करेगा ऊपर, फ्री एक्सपेंशन हो नहीं पाएगा, क्यों, प्लेट है यहाँ पर। तो क्या किया आपने, फोर्सफुली प्रिवेंट कर दिया स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ स्ट्रेस डेवलप हो गया, तो इस केस में तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस है बट दो डायरेक्शन में स्ट्रेन है, तो ये प्लेन स्ट्रेन कंडीशन का एग्जांपल है। तो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रेन प्लस 3 डायमेंशनल स्ट्रेस कंडीशन है, तो यहाँ पे लिखा, तो यहाँ बनाया, ये स्ट्रेन टेंशन मैट्रिक्स है प्लेन स्ट्रेन का, जहां जहां जेड है स्ट्रेन सब जीरो कर दिए, सब जीरो कर दिए। और ये स्ट्रेस टेंशन मैट्रिक्स है, ये टाउ जेड जेड आ गया, क्यों, प्लेट मूव नहीं करने देगा, स्ट्रेस आ जाएगा, बट बाकी सब स्ट्रेस जीरो, ये वाली क्यों, देखो जरा, ये गामा जेड एक्स बाई टू जीरो है, तो गामा जेड एक्स जीरो, सो टाउ जेड एक्स जीरो। भाई यहाँ पर आपका एंगल चेंज हो ना, और यहाँ 5 लग रहा हो, कैसे हो सकता, नहीं हो सकता ना, तो ये एंगल जी चेंज हुआ नहीं, तो यहाँ भी वैल्यू जीरो, शेष से सही नहीं, तो इसलिए ये गामा जेड एक्स जीरो, इसलिए टाउ जेड एक्स जीरो, ये टाउ जेड एक्स लिखा हुआ है तो ये भी जीरो। तो प्लेन स्ट्रेस में दो डायरेक्शन में स्ट्रेस था, प्लेन स्ट्रेन में दो डायरेक्शन में स्ट्रेन है, दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं, सेम नहीं है, ऐसे बन के पूछेगा आपसे प्लेन स्ट्रेस प्लेन स्ट्रेन क्या होता है, तो यही सब बना के पूरा बोर्ड में एक्सप्लेन कर देंगे उसको, नोट कर लो इसको। फोर 4.9 लिख दो इसके ऊपर।
रफ कर दे रहे। देखना जरा एक मिनट, क्वेश्चन में आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई दिया था, उससे आपने सिग्मा पी1 पी2 निकाल दिया। सिग्मा पी1 मान लो 10 आ गया, पी2 आपका मान लो आपका 6 आ गया, पी3 कुछ नहीं दिया था क्वेश्चन में, तो पी3 की वैल्यू 0 हो गई, ऐसे रखा। तो तीनों प्रिंसिपल प्लेन है, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसको लाइन में रख दो ऐसे। तो ये 10 है, ये 6 है, ये 0 है। तो इसमें इंटरमीडिएट कौन सा है? 6 मेगा पास्कल है। क्यों? 5 हो सकता है, -1 नहीं हो सकता, इसका मतलब। तो यहाँ कैलकुलेट करें, तो टाउ मैक्स एब्सोल्यूट कैलकुलेट करें, तो क्या होता है? पी मैक्स माइनस पी मिन बाई 2। तो ये पी मैक्स है और ये पी मिन है, तो 10 माइनस 0/2, ये वैल्यू आ गया टाउ मैक्स एब्सोल्यूट। वहीं पे अगर आप टाउ मैक्स इन प्लेन निकालो, तो टाउ मैक्स इन प्लेन, इन प्लेन का मतलब है कि जो फॉर्मूले से वैल्यू आई, फॉर्मूले से ये कैलकुलेट किया आपने 10 और 6, ये आया था। मतलब जो फॉर्मूला लगाते हो आप सिग्मा पी1 पी2 का, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 वाला फॉर्मूला, उसको लगा के उसे 0 भी आ सकता है, लेकिन मान लो 10 और 6 निकला था, तो ये 10 6 का यूज करके जो आ रही स्ट्रेस 10 माइनस 6/2, तो ये जो आपकी वैल्यू ये कितना है? 5 मेगा पास्कल। ये कितना है? दैट 2 मेगा पास्कल। ये इन प्लेन, इन प्लेन मतलब क्या है? जो फॉर्मूले से निकल के आया। फॉर्मूला क्यों? जो सिग्मा एक्स डैश और टाउ एक्स वाई का फॉर्मूला प्रूव किया था, उसमें कहीं भी जेड का यूज नहीं हुआ, इन प्लेन सब प्लेनर यूज हुआ है। उस पे पहले निकाला सिग्मा एक्स डैश टाउ एक्स वाई डैश, फिर वहां से निकाला सिग्मा पी1 पी2। तो जो फॉर्मूले का यूज करके बन रहा है, पी1 पी2 जो फॉर्मूला था उससे आ रहा है, वो इन प्लेन वैल्यू दे रहा है। एब्सोल्यूट क्या है? तो ऐसे तीनों निकालो आप, टाउ मैक्स 1 मैक्स 2 मैक्स 3, उन तीनों का आपका जो मैक्सिमम वो एब्सोल्यूट है। क्यों? टाउ मैक्स 1 मैक्स 2 मैक्स 3 तीनों को ही चेक करोगे तो तीनों प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आपका प्लेनर तो नहीं हो सकते, तो वो एब्सोल्यूट दे रहा है। इन प्लेन ऐसे बना, तो मतलब क्या? क्वेश्चन में आपको सिग्मा एक्स सिग्मा टाउ एक्स वाई दिया होगा, उससे पहले फॉर्मूला लगा के पी1 पी2 निकाल दो। थर्ड वो दे दे ठीक है, नहीं दिया तो 0 लिख दिया। कल को दे भी सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा 0 है, कई बार दे देता है। थ्योरी फिल्म में यूज करेंगे, देखेंगे वहां पे। तो ये इन फॉर्मूले ये यूज किए कहां से निकला? बाई फॉर्मूला। तो बाई दैट फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या प्लेनर से बनाया था एक्स वाई से, तो इसका वैल्यू देगा इन प्लेन, और ये एब्सोल्यूट, ऐसे सॉल्व कर दिए। तो यानी एब्सोल्यूट निकालने के लिए तीनों को एक लाइन में रख दो, इंटरमीडिएट को छोड़ दो, मैक्स मीन से एब्सोल्यूट आ गया, और इन प्लेन के लिए जो फॉर्मूले से निकाला था ऐसे कैलकुलेट कर दिया। सेम देखो जरा, मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, वहां सिग्मा पी1 मान लो 10 आ गया, पी2 का वैल्यू आपका -6 आ गया, पी3 नहीं दिया क्वेश्चन में, तो वो 0 हो गया, ऐसे लिए। तो रखो इसको लाइन में, तो ये 10 हो गया, ये 0 हो गया, ये -6 हो गया। तो इस बार इंटरमीडिएट कौन सा? ये इंटरमीडिएट, इसको छोड़ दो। तो लगाओ फॉर्मूला टाउ मैक्स एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट कितना हो गया? 10 माइनस -6/2, दिस वैल्यू दैट 8 मेगा पास्कल। और इन प्लेन निकालो, और टाउ मैक्स इन प्लेन, तो टाउ मैक्स दैट इज इन प्लेन। इन प्लेन क्या? जो फॉर्मूले से निकाला था, फॉर्मूले से कौन सा आया वैल्यू? ये निकला फॉर्मूले से, ये लगा दो, यहाँ पुट कर दो, 10 माइनस कितना वैल्यू? 10 माइनस -6/2, वही आ रहा है 8 मेगा पास्कल। तो मतलब क्या है? इस केस में इन प्लेन एब्सोल्यूट दोनों सेम है। वैसे भी देखो जरा, टाउ मैक्स 1 मैक्स 2 मैक्स 3, उन तीनों में से एक एब्सोल्यूट होता है, तो वही एब्सोल्यूट एनालाइज बाय इन प्लेन है। तो मतलब क्या है कि अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर आपकी डिफरेंट नेचर की आ जाए 10 माइनस 6, तो आप बच गए, तो आपका इन प्लेन एब्सोल्यूट दोनों सेम है, तो आपको दैट कोई इतना कॉन्सेप्ट का ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बच गए। लेकिन जब प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका दोनों सेम नेचर का आ गया, जैसे यहाँ पे सेम नेचर का आ गया, टेंसाइल हो या कंप्रेस, तो प्रॉब्लम है। यानी जो फॉर्मूला पुट करते हैं उसमें अगर दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस सेम नेचर की कहीं आ गई, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको इन प्लेन एब्सोल्यूट। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट नेचर का, तब हम बच गए, तो उस केस में बच गए। तो इसका अच्छा एप्लीकेशन दिखाई देगा मोर सर्कल जब पढ़ेंगे, वहां देखें कैसे यूज किया। तो कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आना चाहिए। 3 टॉमिक प्लेन होते हैं, उन तीनों में जो मैक्सिमम वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो कहां से आती है? इंटरमीडिएट छोड़ दिया, मैक्स मीन से सॉल्व कर दिया।
जैसे आपको सिग्मा एक्स सिग्मा टॉक्स में दिया था क्वेश्चन में, आपने क्या किया, फॉर्मूला लगा के पहले सॉल्व कर दिया इतना, थर्ड उसने नहीं लिखा था, जीरो ले लिया, मतलब क्या बहुत कम होगा, तो आप नहीं दिया उसने, जीरो ले लिया। इसको यूज करना पड़ेगा डिजाइनिंग। तो अब ये इंटरमीडिएट छोड़ दिया, मैक्स मिन से आपने एब्सोल्यूट निकाल दिया इतना आगे। और इन प्लेन क्या, जो फॉर्मूले से सॉल्व किया वो वाला वैल्यू। इन प्लेन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज उसमें एक्स वाई का यूज, जेड का यूज ही नहीं हुआ, कहीं इन प्लेनर वैल्यू कैलकुलेट किया, इन प्लेन ये ऐसे निकाल दिया। अलग अलग है दोनों इस केस में। इस केस में देखो, जब 10 माइनस 6 जीरो है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन सा, जीरो है, तो इसको छोड़ दिया, इस 10 माइनस 6 से एब्सोल्यूट आ गया, और यही फॉर्मूले से निकला था 10 माइनस 6, तो यही इन प्लेन है, तो इस केस में इन प्लेन एब्सोल्यूट दोनों एक ही है, वहां अलग अलग है। मतलब फिजिकल विजुलाइज करो, तीन टर्म एक्सप्लेन होते हैं, टर्म x1 x2 x3, उन तीनों में आप इंटरमीडिएट प्रिंसिपल को छोड़ दो तो वो दे देगा एब्सोल्यूट। इस केस में एब्सोल्यूट वाला प्लेन और इन प्लेन वाला एक ही चीज है, इसमें दोनों अलग अलग वैल्यू है। यानी प्रिंसिपल स्टेज अगर आपका दोनों डिफरेंट नेचर का आ रहा है फॉर्मूले वाला, तो उस केस में इन प्लेन एब्सोल्यूट सेम है, और अगर दोनों सेम नेचर का है, 10 माइनस 10 6 हो गया, तो वहां इन प्लेन एब्सोल्यूट अलग अलग है। तो ऐसे सॉल्व किया। तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है इन प्लेन निकालो, तो ये सॉल्व कर दो, बोलता है एब्सोल्यूट निकाल दो, ये सॉल्व कर दो। लेकिन कुछ नहीं लिखा है, खाली बोल रहा है कि मैक्सिमम शेयर सेस बताओ, तो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। क्यों, आपको डिजाइनिंग करनी है, आप इसको थोड़ी लिख दोगे मैक्सिमम, ये 2 मेगापास्कल को इसको लिखोगे ना, ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इस लोडिंग से, छोड़ थोड़ी देंगे, डिजाइनिंग गलत हो जाएगा। तो खाली लिखा है मैक्सिमम शेयर सेस बताओ, तो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ही कैलकुलेट करेंगे। और इन प्लेन बोलता है, लिखा है इसको निकाल दो, एब्सोल्यूट बोलता है इसको निकाल दो, तो तीनों प्रिंसिपल शेयर्स को एक लाइन में रख दो, इंटरमीडिएट को छोड़ दो, मैक्स मिन से एब्सोल्यूट आ जाएगा। जो फॉर्मूला लगाया था पी1 पी2 उससे निकाल दो, वो आ जाएगा इन प्लेन। ये होता है एक्चुअल वैल्यू डेफिनेशन। कल को इन प्लेन एब्सोल्यूट सेम ही हो सकता है, अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस डिफरेंट नेचर का हो गया तो दोनों सेम हो जाएगा। अगर सेम नेचर का आ गया प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा पी1 पी2, तो दोनों डिफरेंट हो जाएगा, तो ऐसे निकाल देंगे। तो इंटरमीडिएट वैल्यू को छोड़ के पी सिग्मा पी मैक्स पी मिन से आ गया एब्सोल्यूट, और जो फॉर्मूले से आया था पी1 पी2 उसके सब्सट्रैक्शन से आ गया आपका दैट इन प्लेन वैल्यू। कल को सेम हो सकता है, अलग हो सकता है। लेकिन फिजिकल मीनिंग क्या समझ में आना चाहिए, वो तीनों प्लेन बना जो लिए थे बाइसेक्टर पे, उन तीनों में जो मैक्सिमम है वो एब्सोल्यूट, और जो फॉर्मूले का यूज करके निकला वो इन प्लेन, वो वही वाला प्लेन भी हो सकता है, अलग हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सिग्मा पी1 पी2 के ऊपर। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, बोला खाली मैक्सिमम स्टेशन निकालो, हमेशा आपको एब्सोल्यूट ही सॉल्व करना है, ध्यान रखना, नोट कर लो इसको।
रफ कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखना रहेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गेट के एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के फॉर्म लिखना क्वेश्चन करके, डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन फॉर गिवन कंडीशन। डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन फॉर गिवन कंडीशन। तो देखो जरा एक मिनट, ये कोई बीम कॉलम शाफ्ट प्लेट है, इसका क्रॉस सेक्शन इस पॉइंट का स्टडी कर रहा है, इससे इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहा है। प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस 0 होता है वो प्रिंसिपल प्लेन होता है। तो अब ये स्ट्रेस एलिमेंट क्या है? इस पॉइंट से पास करने में दो प्लेन दिए है, तो अब इन दोनों प्लेन पे तो शेयर नहीं है, तो ये दो तो प्रिंसिपल प्लेन हो गए। बचे कितने? इनफाइनाइट -2। बोल रहा है कि उन इनफाइनाइट -2 में से कितने प्रिंसिपल प्लेन है ये बताओ। तो बोल रहा है कि डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन फॉर गिवन कंडीशन। तो चेक करेंगे, तो देखो जरा एक मिनट, इस केस में सिग्मा एक्स कितना है? सिग्मा। सिग्मा वाई कितना है? सिग्मा। और टाउ एक्स वाई कितना है? 0। ऐसे वैल्यू है। किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे शेयर स्ट्रेस निकालना हमको आता है, फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? टाउ एक्स डैश वाई डैश। क्या फॉर्मूला है? सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा प्लस दैट इज अ टाउ एक्स वाई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला है। टाउ 0 या 0 कर दिया। सिग्मा वाई कितना है? सिग्मा। सिग्मा एक्स कितना है? सिग्मा कॉस थीटा साइन थीटा। ऐसे आया। तो ये दो प्लेन दिए हुए हैं, देखो जरा, इस पॉइंट से पास करने वाले, जिस भी पॉइंट की बात कर रहे हैं। थीटा इसमें 1 डिग्री रख दो, 0 आ रहा है, तो 1 डिग्री वाले प्लेन पे शेयर 0 हो गया। 2 डिग्री रख दो, वहां भी 0 आ रहा है। कोई भी एंगल रख दो आप, इस पॉइंट से एक पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन पास करते हैं, तो कोई भी एंगल रख दो आप, सब पे वैल्यू 0 आ रहा है। यानी कोई भी एंगल पुट कर रहे हैं, सब पे शेयर से 0 आ रहा है। और प्रिंसिपल प्लेन का डेफिनेशन क्या होता है? जिस प्लेन पे शेयर से 0 होता है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल प्लेन। यानी इस केस में इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन है, सब के सब प्रिंसिपल प्लेन है, यानी इस केस में इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन। जनरल कंडीशन क्या होता है? इनफाइनाइट में से 3 ही प्लेन मिलते हैं जहां शेयर से 0 आता है, जनरल कंडीशन। बट ये कंडीशन में आपका इनफाइनाइट प्लेन में सारे के सारे प्रिंसिपल प्लेन आ रहे हैं, तो सब जगह ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ स्पेशल कंडीशन है। और ये क्या है? देखो जरा, सेम मैग्नीट्यूड सेम नेचर का नॉर्मल है, कोई शेयर नहीं। तो ये क्या है? हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग है। ये हमने पढ़ा था वहां पे चैप्टर 2 में, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का एग्जांपल क्या था? हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, वही है। तो ये सब डायरेक्टली इसको गेट ऑब्जेक्टिव पार्ट ही है, गेट के एग्जाम के लिए है। तो ये ध्यान रखना है, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग जब भी दिया है स्ट्रेस एलिमेंट, इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, थिन स्फेरिकल शेल। थिन प्रेशर वेसल पढ़ते हैं, थिन प्रेशर वेसल दो तरह का है, थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल और थिन स्फेरिकल शेल। बॉल या बलून है, तो एक बॉल या बलून ऐसे रहता है आपका, उस पे इस पॉइंट पे सब तरफ हूप स्ट्रेस आता है, सिग्मा एच, सब तरफ हूप स्ट्रेस है, सब तरफ हूप। थिन स्फेरिकल शेल में सब तरफ हूप स्ट्रेस है, दैट PD/4T वैल्यू। एक बॉल या बलून है, उसमें गैस भरोगे, फिल किया, एटमॉस्फेयर गेज प्रेशर, सब तरफ सेम लेंथ बढ़ता है, डायमीटर। तो वो आपका दैट थिन स्फेरिकल शेल इसका एग्जांपल है, दैट इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन, हर तरफ आपका सेम, सब डायरेक्शन में सेम वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन ऐसे बना। देखो जरा, सब प्लेन पे नॉर्मल से चेक करें। सिग्मा एक्स डैश फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये वैल्यू 0 हो गई। सिग्मा एक्स कितना है? सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा साइन स्क्वायर थीटा। कुछ भी थीटा रखो, सब में सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है? जितने इनफाइनाइट प्लेन है सब पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू सेम है, इस केस में सब पे सिग्मा सिग्मा रहेगा। ये हाइड्रोस्टैटिक टेंशन का एग्जांपल था, ऐसे ही हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन हो जाए इस केस में, ऐसे लगा दो, ये सिग्मा लगा दिया, ये ऐसे लगा दिया, इसमें भी आपका सेम वही कंडीशन, इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है दैट हमको पूरा ध्यान रखना है एक साथ ही, कि जब भी हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग है उस केस में इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन है। तो यही पूछ रहा है, ये स्ट्रेस एलिमेंट दिया है उसने, बोल रहा है कितने टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन हो वो निकालो। तो ये इनफाइनाइट प्लेन होते हैं, दो तो मिल गए प्रिंसिपल प्लेन, बाकी सब चेक करना है। तो यहाँ सिग्मा एक्स सिग्मा, सिग्मा वाई सिग्मा, टाउ एक्स वाई 0।
किसी इंक्लाइन प्लेन में शेयर से निकालने का फॉर्मूला मालूम हमको, ये होता है, ये 0 हो गया, यहाँ पुट किया, थीटा रखो 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री कुछ भी एंगल रख दो, सब पे 0 आ रहा है। इसका मतलब सारे के सारे प्रिंसिपल प्लेन है, इसका मतलब इस केस में इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, थिन स्फेरिकल शेल, ये पॉइंट में आप किसी भी एंगल चेक कर लो, सब तरफ आपका सेम हूप स्ट्रेस है, सब प्रिंसिपल प्लेन है, कोई किसी प्लेन पे शेयर नहीं। PD/40 वैल्यू निकालता है, सब किसी भी एंगल में सब तरफ सेम वैल्यू है, सब पे नॉर्मल। ये जो आया हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग कंडीशन, इसमें चेक कर रहे हैं नॉर्मल हर प्लेन में कितना नॉर्मल है, सब पे सेम है कि अलग है, यहाँ पुट कर चेक किया, सब पे सेम ही नॉर्मल आ रहा है। देन ये हाइड्रोस्टेटिक कंप्रेशन है, इसमें भी आपका सेम यही इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन। तो ये ध्यान रखना है डायरेक्टली, हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग कंडीशन में इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन है। अब पूछेगा इंटरव्यू में कैसे आया, तो पूरा एक्सप्लेन करके बना के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जनरली 3 ही प्लेन होते हैं, ये कोई एक स्पेशल कंडीशन के लिए है, बाकी सब में जैसे पहले पढ़ा वही होता है। इस केस में आपका केवल हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग कंडीशन में इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन। इसका अच्छा एप्लीकेशन दिखेगा मोर सर्किल में, वहां देखेंगे, नोट कर लो इसको। देख लो जरा मैडम, अब ये प्रिंसिपल से टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इसके बहुत अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं कन्वेंशनल बैच में, वो हम कन्वेंशनल बैच में करते हैं। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करना, पहले बेसिक क्लास है हमारे, पहले बेसिक सीखना है, गेट का एग्जाम में ये इसका ऑब्जेक्टिव। कुछ क्वेश्चन किए हमने कन्वेंशनली बिकॉज उसकी जरूरत है, उससे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे बहुत टफ क्वेश्चन वगैरह बनते हैं, वो कन्वेंशनल बैच के लिए वहाँ देखें। ये पहले हमको बेसिक आना चाहिए। अब देखो जरा, सबसे पहले क्या करना है तरीका, ये 1/3 हुआ, 2/3 पार्ट आपका बचा है। ये पूरा का जो पिछली क्लास में पढ़ा था प्रिंसिपल स्ट्रेस, पूरा का पूरा एक बार रिवाइज कर लिया। इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, प्रिंसिपल स्ट्रेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ नहीं है, तो इसको पढ़ना अच्छे डिटेल में, तो इसको पूरा पढ़ लिया, ठीक है। जो पुराना पुराना पढ़ा था ये और ये, बाकी बाकी मैंने किसी में आपसे नहीं बोला किसी टॉपिक में थ्योरी पढ़ो, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम देना है। कोई भी एक अच्छी बुक लेना है, जैसे बुक आप बुक के लिए बताया था आपको पहले, दैट तिमोशेंको रखो, ये बुक होना चाहिए। ये बुक न्यूमेरिकल के लिए नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे दिए, मतलब इससे बेस्ट बुक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कोई हो नहीं सकता। बाकी न्यूमेरिकल के लिए आपको जरूरत नहीं है, आपको जो मेडी का मिलता है उसमें वो कई 7-8 बुक का अच्छा कॉम्बिनेशन है, उससे अच्छा नहीं हो सकता। कोई एक राइटर एक तरह के क्वेश्चन ज्यादा अच्छे पूछता है, हमें कंपटीशन की बात करना है, तो ये जो बुक आपको मिली है मेडी से, वो मोर देन सफिशिएंट है सोम के सारे ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के लिए। कन्वेंशनल मेनली बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए पहले हमें लास्ट के क्वेश्चन ही लगाना है। थ्योरी के लिए ये अच्छी बुक है पढ़ने के लिए, कई अगर मान लो पढ़ना है सोम का थ्योरी, तो ये बहुत हाई फाई थ्योरी है,
लेकिन अगर एक्चुअल कॉन्सेप्ट सीखना उसके लिए बहुत अच्छी बुक है। खैर ये अभी नहीं कह रहा कि आपको अभी खरीदनी है, अभी तो 2-3 सब्जेक्ट चल टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब भी टाइम मिले तो ये बुक रेफरेंस के लिए आप रख सकते हो, टिमोशेंको। दैट बाकी कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो मेडी की बुक ली है कन्वेंशनल वाली क्वेश्चन वाली बुक, वो सफिशिएंट है सोम की। तो अब करना क्या है, ये पूरा पूरा पहले रिवाइज कर लिया आपने। उसके बाद ईएस के ऑब्जेक्टिव दो, कई स्टूडेंट लिखते हैं मैसेज सर की 2-3 सब्जेक्ट चलते हैं हमारे, मैं टाइम नहीं बचता है। इसीलिए कई बार, क्योंकि सोम टफ चीज है, थोड़ा न्यूमेरिकल है, सोम स्ट्रक्चर में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगता है, इसलिए कई बार कम कर देते हैं। कभी 1 घंटे का लेक्चर कर दिया, कभी सवा घंटे का, 1.5 घंटे का, इसीलिए कि थोड़ा थोड़ा मतलब आपको दिक्कत ना हो, तो 200 मिनट और भी चल रहा है तो इसलिए। लेकिन कुछ तो टाइम देना है, मतलब ये पूरा रिवाइज करके, मैं ही नहीं कह रहा कि ईएस के सारे क्वेश्चन लगा दो गेट के साथ, लेकिन कम से कम कुछ तो अटेम्प्ट करने हैं। 10-15 क्वेश्चन ईएस के ऑब्जेक्टिव देखे, गेट के ऑब्जेक्टिव देखे कैसे हैं, बुकलेट के देखे। तो ये नहीं खाली बस इसी को पढ़ लिया, क्योंकि दूसरे बाकी कई स्टूडेंट डाउट पूछते हैं, वो पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे, इसका मतलब करते हैं, और कर कई नहीं पूछते, इसका मतलब वो नहीं करते। तो ये मुझे मालूम है, ये डाउट पूछते हैं स्टूडेंट, तो इसलिए करना है। तो ये पूरा प्रिंसिपल से पहले पढ़ लिया, उसके बाद ईएस के ऑब्जेक्टिव उठाओ, 1 घंटे का टाइम दे दो, 1.5 घंटे का टाइम दे दो, कोई जरूरी नहीं अगले टॉपिक पे जाना है हमको जल्दी, उसको टाइम दो, 1-1.5 घंटे का टाइम देकर क्वेश्चन लगाओ, बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ो ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम तो दे दो। उसके बाद गेट के ऑब्जेक्टिव देखो कैसे हैं, गेट के क्वेश्चन कैसे आए, देन उसके बाद आपका दैट बुकलेट के देखे। अभी उसमें कई अभी ईएस के क्वेश्चन उठाओगे, उसमें कई मोर सर्किल क्वेश्चन आएंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेन के होंगे, थ्योरी ऑफ फेलियर के होंगे, तो वो छोड़ दो जो नहीं पढ़ा हमने। ये टॉपिक पूरा 4 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन, मोर सर्किल और थ्योरी ऑफ फेलियर। अभी पहला पार्ट हुआ खाली प्रिंसिपल स्ट्रेस, आगे हम देखेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेन, दैट मोर सर्किल पहले देखेंगे, दैट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेन, थ्योरी ऑफ फेलियर, तब पूरा कंप्लीट होता है। लेकिन प्रिंसिपल स्ट्रेस के जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कोई क्वेश्चन मोर सर्किल का दिख रहा है छोड़ दो, अभी प्रिंसिपल स्ट्रेन का दिख रहा है छोड़ दो, थ्योरी ऑफ फेलियर का छोड़ दो, जो खाली प्रिंसिपल स्ट्रेस के क्वेश्चन है उसको देख लिए एक बार कैसे, तो उससे एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, और जो डाउट हुआ पूछ लिया, ऐसे ही सब सीख जाते हैं। और तो ये जितना पढ़ा है इसको सारे को रिवाइज करना है, उसके बाद क्वेश्चन लगाने हैं, ईएस के ऑब्जेक्टिव, देन गेट ऑब्जेक्टिव, देन बुकलेट, यहाँ तक करना है। उसके आगे अब इसके बाद हम मोर सर्किल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।